नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आज हम लेकर एक ऐसे विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। जल रहा है मणिपुर। बहुत ही अफसोस होता है जब मणिपुर से लगातार हिंसा बढ़ने की खबर आती है। वहाँ पर मासूमों की निर्ममता से हत्या कर दी जाती है और उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कहा जा रहा है कि विदेशों के भ्रमण पर तो जाते हैं, उन राज्यों में बार बार दौरा करते हैं जहां पर चुनाव है, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मणिपुर पहुंच जाते तो मणिपुर, ये जो तबाह हो रहा है, ये जो जल रहा है, मासूमों की जान जा रही है और पिछले लंबे अरसे से, 1 साल से भी अधिक समय से वहाँ पर जो राहत शिविरों में लोग रहने को मजबूर हैं, सुविधाओं का अभाव है, सुरक्षा का अभाव है। अब विधायकों के घर जल रहे हैं, अब मंत्रियों के घर जल रहे हैं, तब जाकर ऐसा लग रहा है कि क्या राजनीति गंभीर होती दिख रही है। एनपीपी ने समर्थन वापस ले लिया है बीरेन्द्र सिंह सरकार से। बहुत सारे सवाल है स्ट्रेट टॉक में, उनके साथ आप सभी दर्शकों के सामने उपस्थित हूँ। आइए शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक। तो जलता मणिपुर और कसूरवार कौन कौन है, सवाल बहुत सारे हैं और हम चाहते हैं कि इन सवालों को अपने दर्शकों के सामने रखें और हमारे दर्शक भी यकीनन मणिपुर के हालात से लगातार रूबरू होंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं चाहती हूं कि आपके सामने कुछ बड़े सवाल और कुछ तथ्य भी रखे जाए स्ट्रेट टॉक में। पहले देख लीजिए कि मणिपुर में सुरक्षा आखिर क्यों बार बार इस तरीके से तार तार हो रही है कि ना तो केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पर अंकुश लगा पा रहा है, हिंसा को रोक पा रहा है, ना कि वहाँ की जो सरकार है। और सबसे बड़ा सवाल तो बीरेन्द्र सिंह लगातार असफल होते दिख रहे हैं, लेकिन पद पर भी बने हुए हैं। बीजेपी ये कहती है कि वो पद से हट जाएंगी तो क्या स्थिति सुधर जाएगी, वो पद पर रहेंगे तो ही स्थिति सुधरेगी। अब विधायकों मंत्रियों के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। उनके घरों पर, उनके कार्यालयों पर हिंसा हुई है, आग लगा दी गई है और आम नागरिक यही पूछ रहा है कि उनको शांति से जीने का जो संवैधानिक अधिकार है वो सरकारें कब दिला पाएंगी। क्या गंभीर प्रयास नहीं किए गए, ना ही केंद्र सरकार की तरफ से, ना ही प्रदेश की सरकार की तरफ से। यही वजह है कि लगातार मणिपुर आग में जल रहा है और इसके बावजूद 3 मई 2023 लगातार मणिपुर जल रहा है। बीजेपी के नेतृत्व पर सबसे बड़ा सवाल मणिपुर से, लेकिन बीजेपी का नेतृत्व दिल्ली में तो बैठा कर रहा है, लेकिन मणिपुर जाने का कोई अपडेट नहीं सामने आता है। हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ डिफेंस इश्यूज एक्सपर्ट दिनेश नैन जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जुड़ चुके हैं और हमारे साथ ट्राइबल इश्यूज एक्सपर्ट प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और शुरुआत में ब्रह्मदीप आपसे करना चाहूँगी। आदिवासी बहुल इलाका मणिपुर, हम लगातार देख रहे हैं कि मणिपुर किस तरह से तबाह हो रहा है, जल रहा है। प्रयास किए जा रहे, लेकिन ये ऐसे कैसे प्रयास हैं कि मणिपुर अब तबाही के कगार पर पहुंचता दिख रहा है। विधायक मंत्री, इनके घर जलाए जा रहे हैं, एनपीपी समर्थन वापस ले रहा है। इन सब अपडेट्स को कैसे देख रहे हैं? अब जनता, ऐसा लग रहा है कि अब उन्होंने अपना धैर्य जो है लगभग खो दिया है। वो चाहते हैं कि राजनीतिक जो समाधान है वो जल्द से जल्द हो, इसीलिए शायद मंत्री और विधायकों के घर निशाना उनको बनाया जा रहा है। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलू ने लेकिन यहाँ जी आप उत्तर पूर्व के राज्यों को ले लें तो उत्तर पूर्व के राज्य एक अबूझ पहेली रहे, खासकर वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इवन जो कि वो सीमावर्ती राज्य अधिकांश, और वहाँ पर बहुत सारे कबीले हैं, बहुत सारी जातियां हैं और इस पर बांग्लादेश से आने वाले जो लोग बस गए हैं। तो पहले तो कबीलों के झगड़े, जातियों के झगड़े, जनजातीय बहुत सारे बंटवारे, उस पर बांग्लादेश से आने वाले जो बहुत सारे खतरे हैं, जिसको जो बांग्लादेश के बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप है वो सपोर्ट करते हैं, आईएसआई का प्रभाव है, चाइना से मिलने वाले हथियार है। तो हमारे लिए पूर्वोत्तर बहुत बड़ी चुनौती रहा है और उस चुनौती से निपटने के लिए बातचीत के लगातार पिछले दशकों में दौर चले। यही कारण है कि हम वहां पर जब भी पूर्वोत्तर में शांति हुई है तो उसके कभी सैन्य समाधान से वो शांति नहीं हो पाई है, क्योंकि आप जनजाति
में उस गुरिल्ला युद्ध के सामने यदि आप अपनी सेना को उतारेंगे तो सेना को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जिसका हमने हमने देखा भी कि कई जो टेररिस्ट ग्रुप है या जो अलगाववादी संगठन है उन्होंने भारतीय सेना को निशाना भी बनाया। तो पिछले आप कुछ दशकों में देखेंगे तो लगातार राजनीतिक समाधान इसके ढूंढे गए हैं, देखे गए हैं, और इसके लिए वहां की जो केंद्र की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही। केंद्र ने वहां के विभिन्न समूहों से बातचीत की है। बातचीत के बाद इस समूह ने हथियार रखे, ये कोशिश की गई है कि इसमें बांग्लादेश से भी अच्छे संबंध रखें, जिससे कि ये लोग या म्यांमार से संबंध है जिससे अलगाववादियों को वहां पर प्रोटेक्शन नहीं मिल पाए। तो ये चीजें ये समझौते से ढूंढी गई है। लेकिन जो ताजा हिंसा जो भड़की है, मंत्री और विधायकों के घरों को निशाना बनाया गया है, क्या ये राजनीति से उनका स्थानीय लोगों का गुस्सा नहीं दर्शाता है कि अब उनका जो धैर्य है वो टूट रहा है? वहां पर राजनीतिक समाधान का अभाव कहीं ना कहीं इस गुस्से के पीछे दिख रहा है। प्रोफेसर ब्रह्मदीप। बिल्कुल जी, मैं बस उसी पॉइंट पर आ रहा था। लेकिन आप जब मणिपुर की हिंसा को पिछले जो लगातार दूसरा साल चल रहा है, तकरीबन दूसरा साल भी पूरा हो गया है, तो इस समूची हिंसा में जो चीजें देखने में आती है, एक जाति टकराव से शुरू होता है। अब जाति टकराव से शुरू होने के बाद चूंकि बीरेंद्र सिंह वहां के मुख्यमंत्री है, तब टकराव शुरू हुआ और अभी तक वो बने हुए हैं जी। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है लोगों का विश्वास जीतना, और वहां पर जहां पर जाति टकराव होते हो वहां पर ज्यादा गंभीरता से प्रयास करने की जरूरत होती है, क्योंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं जो विश्वास है उसको बनाए रखने के लिए बीरेंद्र सिंह का जो पद से इस्तीफा बहुत जरूरी था। यहाँ पर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना था ताकि दोनों पक्षों को ये लगे कि उनके बीच जो शांति की बात है वो निष्पक्षता से इसको देखा जा रहा है, ना कि एक समूह विशेष को जो उनका समर्थन सीएम बीरेंद्र सिंह के कथित रूप से कहा जाता है कि वो करते हैं। ये इसके साए में ये बातचीत हो रही होती। हम जाएंगे सुनील शुक्ला सर के पास। सुनील सर, लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से मणिपुर तबाह हो रहा है, जल रहा है, और अब एनपीपी का समर्थन वापस लेना, क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक है कि एनपीपी वाकई में गंभीर दिख रही है कि मणिपुर में हालात बहुत ही खराब हो गए हैं और अब हमें जो है बीजेपी पर थोड़ा सा दबाव बनाना चाहिए? लेकिन ये किस तरह का दबाव है एनपीपी का? धन्यवाद नेहा जी। ये दबाव इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के उत्तर पूर्व के राजनीतिक दलों में जो लोगों की बढ़ती हुई नाराजगी है, उस नाराजगी से खड़े होने की ये पोजिशनिंग वही भारतीय जनता पार्टी है जिसको लोकसभा के चुनाव के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने ही उनके साथ मिलकर के चुनाव प्रचार करने से मना किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर पूर्व के राज्यों में प्रचार करने का भी साहस नहीं जुटा पाए। न केवल यह मणिपुर का मुद्दा रह गया है, यह लगभग अधिकांश राज्यों में इसका असर है। इसलिए कि जो ट्राइबल, लगभग सभी राज्यों में ट्राइबल्स हैं और ये ट्राइबल्स के साथ एक तरह का भेदभाव या उनकी समस्याओं को अनसुनी करने की कोशिश के प्रति एक तरह का प्रतिकार है। ये इतने लंबे समय से, मतलब लगभग पूरे 2 साल होने जा रहा है जब से ये हिंसा चल रही है। और ये जो बात कही ब्रह्मदीप जी ने कि सभी पक्षों का विश्वास हासिल करना, ये सबसे बड़ी आवश्यकता थी। अगर उस राज्य के मुख्यमंत्री, उस राज्य के आम जनता मुख्यमंत्री को लेकर के विश्वास करने लगे, वो ये कहें कि ये एक वर्ग विशेष के मुख्यमंत्री हैं, अगर उनसे संवाद कायम करने के लिए न तैयार हो, मुख्यमंत्री के आवास पे लोग हमला करना शुरू कर दें, यह अविश्वास की पराकाष्ठा है कि नहीं, हम आपके प्रति और आपके पहल, आपके अकर्मण्यता के प्रति लोगों के मन में एक नाराजगी है। और अब तक जो स्थितियां दिखाई पड़ी, इतने लंबे समय तक हिंसा चलती रहे और इस हिंसा को रोकने के लिए कोई प्रयास न किए जाए, और अगर वो प्रयास किए जा रहे हों तो वो दिखाई न पड़े और उसका कोई असर न। सुनील सर, मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन जी, अमित शाह दिल्ली में बैठकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। क्या अमित शाह दिल्ली में बैठकर जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं उसकी बजाय अगर वो मणिपुर जाते तो क्या वहां उसका असर ज्यादा दिखता और कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनका गुस्सा कुछ कम कर पाते? निश्चित रूप से। ये तो आज की बात नहीं, बहुत शुरू में इनको वहां जाना चाहिए था। जो काम विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किया, लोगों के बीच में जाना और उनसे बातचीत करना, उनसे संवाद कायम करना, दोनों पक्षों से, मुखियों से भी, मैथियों से भी,
और केवल एक बात करना कि आप लोग शांति बहाली कीजिए, शांति के अलावा कोई उपाय नहीं है, इसके अलावा कोई तरीका थोड़े था। और अगर आप उनसे बात करते हुए, संवाद कायम करते हुए दिखाई पड़ते तो इन चीजों का समाधान होता जी। आज उत्तर पूर्व में तो जितने तरह की समस्याएं थी, जितने तरह की हिंसा थी, खत्म हो चुकी थी जी। 2014 में जब ये सरकार सत्ता में आई है, तब तक किसी राज्य में किस तरह की हिंसा नहीं रह गई थी। और वो सभी तरह की जो का विरोध था या जो आक्रोश था, वो बातचीत से तो खत्म हुआ। बिल्कुल। इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं था कि आपने सबको उठा के बंद कर दिया या उनको तबाह कर दिया, इसलिए तो नहीं थी। जी। पुलिस बल पर या सैन्य बल पर तो उनको ये वहां शांति बहाली नहीं हुई ना। सबसे बात किया गया, सब समझौते किए गए, तो बातचीत तो तुरंत करनी चाहिए थी। बहुत लंबा समय इस सरकार ने गंवा दिया। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक, सरकार ने भी जिम्मेदारी को नहीं निभाया ठीक से। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। और ये जो ताज़ा हिंसा है, इसके अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं तो एक महिला को पहले टॉर्चर करके उसका मर्डर किया जाता है और उसके बाद कुछ कथित संदिग्ध उग्रवादियों की सुरक्षा बलों के साथ जो है मुठभेड़ होती है और उसमें वो मारे जाते हैं। उसके बाद राहत शिविर से जो है 5 लोग अगवा किए जाते हैं। 5 दिन के बाद उनकी डेड बॉडी मिलती है। ये जो पूरा घटना चक्र है, इस घटना चक्र में सरकार अगर गंभीर होती तो ये मौजूदा जो हालत है, परिस्थितियां हैं, जो कि विधायक मंत्रियों के घरों को जलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो है बीजेपी कहीं ना कहीं घिरती हुई दिख रही है, तो इससे क्या बचा जा सकता था? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ दिनेश नैन जुड़े हुए हैं, डिफेंस इश्यूज एक्सपर्ट। उनसे समझेंगे कि जिरीबाम में ये जो हिंसा भड़की है, इस पर उनका क्या कहना है और उनकी क्या समीक्षा। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो जलता मणिपुर, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या गंभीर प्रयासों का अभाव बना हुआ है, इसी वजह से मणिपुर जो है और साथ ही साथ पूरा पूर्वोत्तर भारत कहीं ना कहीं एक भीषण तनाव में जाता हुआ दिख रहा है। मणिपुर तो पूरी तरह कहीं ना कहीं अशांत और लगातार सुरक्षा के पैमाने पर तार यहाँ पर हालात, और नागरिकों को जो संवैधानिक अधिकार है शांति और सुरक्षित वातावरण में रहने का, वो भी उन्हें राजनीतिक दल नहीं दिला पा रहे। हमारे साथ दिनेश नैन जुड़े हुए हैं, डिफेंस इश्यूज एक्सपर्ट। दिनेश सर, जिरीबाम की ताज़ा हिंसा, उसके बाद ये पूरा बवाल और जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन विरोध हो रहा है, कहाँ बड़ी चूक हो रही है? अमित शाह बैठक कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं, चुनावी सभाओं को रद्द करके वो दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन क्या ये प्रयास काफ़ी हैं मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था दोबारा से पुख्ता करने के लिए, या फिर एडिशनल वहाँ पर सुरक्षा फोर्सेस भेजे जा रहे हैं? लेकिन यहाँ ये जलती हुई आग की लपटें हैं जो आप में से पूछ रही हैं कि क्या हो रहा है, और इस जलते हुए मणिपुर के पीछे और कोई भी नहीं, राजनीति है। मेती लोग 53% हैं मणिपुर के अंदर, वैली में रहते हैं, सदियों से रहते आ रहे। जब शांत हुआ मणिपुर, उसके बाद जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई, इनकी मेजोरिटी रही, हमेशा वहां की विधानसभा इनके हाथ में रही, सारी डेवलपमेंट्स मैथिस के लिए हुई। फिर इसके बावजूद जो बीरेन्द्र साहब है वहां के चीफ मिनिस्टर, और ज्यादा खुश करने के चक्कर में मैथिस, जिनको कि ओबीसी का मिला हुआ था रिजर्वेशन स्टेटस, ट्राइबल बनाना चाहते थे, खुश करना चाहते। क्या मिला? उसके एवज में नागाज के ऊपर, कुकीज के ऊपर, जो कि काफी कम संख्या में और जंगलों में अपना जीवन यापन करते आए हैं, सदियों से कर रहे, शांत चल रहा था बिल्कुल सब कुछ। वहां पे रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पे उनके ऊपर अत्याचार, उनको डंडे मार मार के भगा करके मारा, बिना मतलब के उनको अशांत किया। अगर आपको करना भी था तो उनको एजुकेट करते, उनके साथ जाके बातचीत करते, एक तरीका अपनाते। अपने भाई हैं, देशवासी हैं हमारे वो, लेकिन सारा गेम राजनीति का हुआ। और ऊपर से वीरेंद्र साहब ने जो बार बार अनाप शनाप उल जलूल जो स्टेटमेंट्स दिए, पिछले साल 3 मई को आपको उसी का रिजल्ट निकल के आया था। लेकिन 3 मई का जो हादसा हुआ, उसके बाद सचमुच किसी भी अधिकारी ने या फिर केंद्र सरकार ने क्या कोई सही स्टेप लिया? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। ये आग भड़कती रही। होम मिनिस्टर साहब ने भी जब मीटिंग की थी पिछली बार, क्या पॉइंट निकल के आ रहे थे? हम राशन भेज रहे हैं, सबको राशन मिलेगा,
हम सीआरपीएफ के बंदे भेज रहे हैं, जी। सबको सिक्योरिटी मिलेगी। हम फेंसिंग कर रहे हैं, कितना बॉर्डर है मालूम? 400 से 1600 किलोमीटर का सबको मिला लो। जी। कितने साल लगाओगे फेंसिंग करने में? तब तक मणिपुर जता रहेगा क्या? और उसके बाद ये सब बातें करने के बाद में ग्राउंड के ऊपर लोग यहां तक कहने शुरू हो गए जी। कि सीआरपीएफ के लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, अत्याचार को नहीं रोक रहे। और इसके पीछे हाथ किसका हुआ? होम मिनिस्ट्री का। जी। किसके पास है? सरकार के पास है। अब लास्ट में जब पूरा कचरा कर दिया, खत्म ही कर दिया हमारे सब कुछ, तो सेना को बुला। जी। अब आप लगा आप वो स्पेशल, हम खुश नहीं है उससे। हम अपने देशवासियों के साथ लड़ना नहीं चाहते। जी। हमारा काम बॉर्डर के ऊपर दुश्मन से लड़ने का है। और ये राजनीति खेल करके हमें हमारे ही देश के अंदर मजबूर किया जाता है कि आओ इसको कंट्रोल करो। दिनेश जी, मैं समझना चाहती हूँ, सुरक्षा बलों के सामने इस वक्त जो चुनौती है, प्रदेश में इस तरह की जो हिंसा हो रही है, इस तरह के जो मिलिटेंट्स हैं, उनके एक्शंस पर रोक लगाने की। और मैं समझना चाहती हूँ कि ये जो जिरीबाम में हुआ, पहले एक महिला की हत्या की गई, उसके बाद 10 संदिग्ध जो है चरमपंथी उग्रवादी है, उनकी हत्या की गई सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में, ये कुछ हुआ। और उसके बाद 5 जो है महिला और बच्चों समेत लोगों को राहत शिविर से अगवा किया गया, लेकिन बॉडी जो है वो 5 दिन के बाद मिली। क्या उनका पता समय पर अगर लगा लिया जाता, यहाँ पर कहीं आप ये जो समय रहा 5 दिनों का, इसमें किसी एफर्ट्स की कमी आप भापते हैं? किस तरह से चैलेंजेस जो है सुरक्षा बलों के सामने रहे? इतना आसान एरिया नहीं है निहाई, जंगल है जी। और नागास और कुकीज जंगलों में पैदा हुए हैं और जंगलों में बड़े हुए हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर अगर कोई सबसे ज्यादा अच्छा जानता है तो ये ट्राइब्स जानती हैं। पिछली बार सेना को कितना ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी इन सब को कंट्रोल में करने के लिए, कितनी शहादत दी थी हम लोगों ने। जी। अभी वो सिचुएशन जो है वहीं पे लेके आ गए, बैक टू स्क्वायर वन। तो ये राजनीति जो हो रही है देश के अंदर, ये कौन सी देशभक्ति कर रहे हो भाई? जी। इसको देशभक्ति बोलते हो क्या? देश को जला दिया और देशभक्त हो गए। अब भेज दिया सेना को। पहले बोलते नहीं 19 जो है पुलिस पोस्ट पे नहीं भेजेंगे। अब जब ये हादसा हो गया तो 6 और को जो है आफ्ता को दे दिया। अभी भी कुछ बचा के रखे हुए, क्यों? जी। अंडे देने हैं। बहुत पहले मेरा मानना है निहा, 3 मई पिछले साल जब इलेक्शन हुआ, उसी दिन सेना को बुला लेना चाहिए था। शायद सेना बहुत जल्दी इसको कंट्रोल कर पाती। जी। शायद हम अपने भाइयों को मना पाते। हमारे पुराने लिंक्स रहे हैं इन लोगों के साथ। गांव में मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं यंग ऑफिसर था तो एक गांव के अंदर पोस्ट थी मेरी। 15-20 गांव के बूढ़ों को रोज मिलने जाता था, सबसे मिल मिलाप करते थे, बातचीत होती थी। यही लोग हमें मदद करते थे, हमारी रक्षा करते थे। जो लोग म्यांमार से आते हैं, NSCN के आते थे, वहां के नागाज भी आते हैं। जी। पर वो सिचुएशन जो अभी नेहा बन गई है, हमारे लिए एक तरीके से वापस नई शुरुआत। बिल्कुल, सुरक्षा बलों के लिए एक तरीके से नई शुरुआत है। ब्रह्मदीप अलू ने एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है भारत सरकार की, 2018 में हमने शुरू किया। 16 किलोमीटर तक सीमा के आर पार जाने की आज़ादी दी गई फ्री मूवमेंट रेजीम के ज़रिए। फिर 2024 में बाड़बंदी, जैसा जिसका जिक्र दिनेश जी ने भी किया, कि पूरे के पूरे जो सीमा है 1643 किलोमीटर ये लंबी है, और 30 किलोमीटर तक का जो फेंसिंग का काम है वो तो पूरा भी हो गया, जो कि गृह मंत्री अमित शाह को लगता था कि ये रूट कॉज है। तो क्या केंद्र सरकार को तब नहीं पता था कि फ्री मूवमेंट रेजीम जो है इस तरह के खतरे को जो है इन्वाइट कर रही है? और क्या अब नहीं पता है कि आपने बिल्कुल बाड़बंदी कर दी है? क्या भ्रम की स्थिति में, या फिर जो पॉलिसीज की क्लैरिटी है वो, उसका भी अभाव आप देख पा रहे हैं मणिपुर की इस तबाही के पीछे? देखिए, आप बाड़बंदी से ट्राइबल्स को रोक नहीं सकते, और यदि आप रोकने की कोशिश करेंगे तो आप देख लीजिए कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कि क्या क्लेश हो रहा है। जो खैबर पख्तूनख्वा इलाका है पूरा, वहां पर कबीले हैं, वहां पर जनजातियां हैं, और वो जो जनजातियां हैं वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि पाकिस्तान की सेना
जो है वो किसी भी प्रकार से वहां पर जाने से रोके, और ये कारण है कि वहां पर इतने आतंकी हमले हो रहे हैं। अब आप जब मणिपुर में आते हैं तो देखिए, मणिपुर, मेघालय, ये जो जनजातीय इलाके, यहाँ पर जो सीमा के इस पार और उस पार दोनों नागा कुकी बसे हुए हैं, और ये ऐतिहासिक तौर पर बसे हुए, मतलब ये कई वर्षों से बसे हुए हैं। इनका आना जाना फ्रीली माना जाता है, और इसको सुरक्षा के लिहाज से इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि जनजातियों का अपना जीने का तरीका होता है, वो उसमें सुरक्षित महसूस करते हैं। और भारतीय सेना में भी नगा कुकी सब जनजातियां होती है, जो कि सर भी जिसके बारे में बता रहे थे, जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं। अब यदि वो उनकी स्वतंत्रता या जंगल में घूमने की उनकी स्वच्छंदता को बाधित करते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। आदिवासी जो है, आप उनकी स्वतंत्रता को बाधित मत कीजिए, आप उनको मत रोकिए, क्योंकि वो रुकने वाले नहीं है। और खासकर मणिपुर और जो पूर्वोत्तर की सीमा है, इन इलाकों को आप ले ले तो यहाँ पर जो जनजाति जीने के तरीके बसे हैं, चूंकि वो पर्वतीय प्रदेश है, चूंकि वहां पर घने जंगल है, घने वन है, तो वो जंगलों में अपनी संस्कृति को महफूज समझते हैं। तो यदि आप इवन देखिए, वहां पर सेना के जाने का विरोध क्यों होता है, वहां पर किसी कानून का विरोध क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले जातियां उसको अपनी संस्कृति पर हमला समझती हैं। तो ये जो आर्मी रास्ता है, ये बहुत घातक है। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए, म्यांमार की सीमा लगती है, मणिपुर से म्यांमार की सीमा लगती है जी। अब पूरा इलाका है म्यांमार, भारत को, हमारे जो लोगों के बहुत ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, यहाँ ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखते हुए से सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। इसके म्यांमार से की जो सैन्य सरकार है, उसको भारत से करता रहा है, क्योंकि हमारी बहुत मजबूरी रही है कि यदि म्यांमार की सरकार को हमने नाराज कर दिया, उससे हमारे संबंध खराब हो गए, तो फिर जो सीमाई इलाके वहां पर जो ट्राइबल्स, उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो अपराध करके यहाँ पर भाग जाएंगे। ये कारण है कि म्यांमार में आप देखिएगा, इतिहास उठाइए, लोकतांत्रिक सरकार हो या सैन्य सरकार हो, भारत के जो हमेशा जो है अच्छे संबंध रहे हैं, वहाँ के जो भी रूरल्स रहे हैं, शासक रहे हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बेहतर रहे। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और उसके बाद जब सुनील सर के पास लौटूंगी एक सवाल के साथ कि कांग्रेस के विधायक भी कह रहे हैं कि हम भी जो है सरकार कहीं ना कहीं जो नकारा है, इसलिए जो विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन कांग्रेस के विधायकों का इस्तीफा अभी तक सामने नहीं आया। अगर पॉलिटिकल प्रेशर बनाना है, कहीं ना कहीं स्थानीय बीजेपी बनाना है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाना है, तो क्या इस तरीके से जो स्टेप है वो लिए जाने चाहिए, बेशक वो ऑपोजिशन के एमएलएस क्यों ना हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और लौटते हैं इस सवाल के साथ, सुनील शुक्ला से समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक में। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। और जल रहा है मणिपुर, और सरकार क्या कर रही है, प्रदेश की सरकार क्या कर रही है और केंद्र की सरकार क्या कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल तो बीजेपी लीडरशिप पर उठाया जा रहा है कि वो सुरक्षा को लेकर क्या गंभीर प्रयास कर रही है। अगर गंभीर प्रयास होता तो क्या मणिपुर लगातार 3 मई 2023 के बाद से इस तरह से क्यों जल रहा है, जब अब सीधे आर पार की लड़ाई में वहाँ के स्थानीय नागरिक दिख रहे हैं। हमारे साथ सुनील शुक्ला लगातार जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार। सुनील सर, कांग्रेस के विधायक भी कह रहे हैं कि पद से इस्तीफा दे देंगे, कहीं ना कहीं राजनीतिक मोर्चे पर प्रेशर बनाने की जो पॉलिटिक्स है, जैसे एनपीपी का सवाल मैंने आपसे किया था, मैं कांग्रेस की तरफ से भी यही सवाल आपसे समझना चाहती हूँ। क्या जितने विधायक हैं, अगर सरकार लगातार असफल हो रही है, बीरेंद्र सिंह लगातार असफल हो रहे हैं और वो अपने पद से इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको केंद्रीय नेतृत्व का लगातार समर्थन मिल रहा है, तो क्या ये एक रास्ता भी हो सकता है पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करने के लिए? नहीं, इस्तीफा दे देने से बीजेपी अपने राजनीतिक नुकसान का अंदाजा नहीं लगा पा रही है कि वीरेंद्र सिंह के बने रहने से उसको कितना नुकसान हो रहा है उस पूरे पूर्वोत्तर में। ये बार बात कही जा रही है कि वीरेंद्र सिंह इस्तीफा दें, तमाम जानकार कह रहे हैं कि और इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो उनको आप हटा दीजिए, वो अब प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। एक राजनीतिक पल हो सकती है कि जितने राजनीतिक दल हम वहां इस्तीफा दे दें, और लेकिन सवाल है ना कि इस्तीफा सबके देने के बावजूद भी अगर केंद्र की सरकार वीरेंद्र सिंह को बनाए रखेगी तब तो इसका कोई परिणाम नहीं होगा। राजनीतिक दबाव तो जैसे एलपीपी का इस्तीफा एक बड़ा राजनीतिक दबाव जी। इसके अलावा बढ़ती हुई हिंसा के कारण से जो उस राज्य में अशांति फैली हुई है वो अपने आप में बहुत बड़ा दबाव।
ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार इस बात को क्यों नहीं महसूस कर रही है? सबसे बड़ा सवाल ये किसी ये एक्सप्रेस किसी के समझ में नहीं आ रहा। पूरा राज्य पौने 2 साल से चल रहा है जी, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार के प्रति लोगों के मन, सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि अगर राज्य सरकार के प्रति लोगों के मन में अविश्वास की स्थिति बन गई तो उस राज्य सरकार को रहना नहीं चाहिए था। इससे मतलब दोनों समुदायों में खासतौर से क्योंकि लोगों में तो बहुत जबरदस्त इस बात की लेकिन नाराजगी है। और अब देखिए अब दलीय नेता नहीं, वहां तो या तो आप कुकियों के प्रतिनिधि हैं या मैथियों के प्रतिनिधि, ये स्थिति हो गई जी। और लोगों का भी व्यवहार इस तरह का दोनों समुदायों के प्रति एक दूसरे के प्रति इस कदर अविश्वास की स्थिति बन गई है। तो सरकार अगर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करती तो ये हालात तो नहीं बनने वाले थे, ये स्थिति तो नहीं बनती कम से कम जी। लेकिन वह बहुत ही खराब स्थिति हो गई है और इतनी इस कदर आगे भी फैलने लगी कि जो अति सुरक्षित महसूस किए जाने वाले लोग हैं उनके घरों में हमले होने लगे जी। मैं ये कह सकता हूं कि निर्णय के स्तर पर, रणनीति के स्तर पर यह सरकार की विफलता है और इसको मेरा अपना व्यक्तिगत मान रूप से मानना है कि इस तरह की हिंसा को आप ताकत से नहीं रोक सकते, फिर हिंसा के प्रति हिंसा होती जाएगी। नहीं, जैसे दिनेश जी ने कहा कि जिस दिन 3 मई को ये घटना हुई थी वहां पर सेना को भेज दिया जाना चाहिए था। दिनेश सर कह रहे कि शायद वो सही मौका होता, वहां पर उग्रवादियों के जो पैर है वो पैठ ना बना पाते। बिल्कुल सही, मैं दिनेश जी की बात से सहमत हूँ। उसी समय इसको रोक लेते हैं और आप एक तरफ मैंने हिंसा को सेना को भेजने का मतलब थोड़ा है कि आसर को गोली मार दो जी, मतलब हिंसा को रोकना और लोगों से विश्वास, लोगों से संवाद कायम करना, उसका तरीका यह था कि हिंसा रुकती सेना की मौजूदगी के कारण और लोगों से संवाद कायम होता। सेना को लगा करके आप हिंसा बनने लोगों के तनाव खत्म कर देते, ऐसा संभव नहीं था जी। वहां तक केवल उससे बात नहीं बनती, सेना की उपस्थिति का मतलब सेना वहां मौजूद रहती, वह हिंसा को फैलने से रोकती, लेकिन आप लोगों से दोनों पक्षों से बातचीत करते रहते। तो ये दोनों पक्ष जो हिंसा में उतारू हो गए हैं, इस तरह की हिंसा नहीं कर जी। दोनों समुदायों को पास आने का माहौल बनता, गवर्नेंस इफेक्टिव होती, सरकार काम करती हुई दिखाई पड़ती, लोग सरकार से अपनी बात कह लें। इस बात के इस सेना की मौजूदगी इस उद्देश्य के लिए हो सकती थी जी। बिल्कुल, सेना से नहीं फौज लगा करके सबको इतना मार देंगे कि कोई हिलेगा डुलेगा, ये संभव थोड़े है जी। सेना को आप उपयोग में हिंसा फैलाने से रोकने का अभिप्राय है। यह जो लगातार हिंसा फैल रही है वो तो विश्वास कायम करके ही आप दूर कर सकते हैं और विश्वास कायम आप संवाद कायम करके ही कर सकते हैं जी। बिल्कुल, आप सरकार को किसी एक पक्ष में खड़े होते हुए नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, उसको लगना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि सरकार दोनों की बात सुन रही है और जो तार्किक बातें हो रही है उसको स्वीकार कर रही है। वहां के लोग क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि एक वर्ग के प्रतिनिधि, हमारे प्रतिनिधि नहीं है, हम मुख्यमंत्री को नहीं। अगर ये हालात बन गए हैं तो इससे निपटने के लिए और विश्वास की स्थिति बहाल करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार के ऊपर और केंद्र सरकार के अगर वरिष्ठतम मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अन्य मंत्री वहां जाते हैं, वहां लोगों के बीच में बैठ करके बात करते हैं, जो वही कह रहे जो काम राहुल गांधी ने किया, ये काम सरकार को करना चाहिए। और अगर राहुल गांधी के जाने से लोग, दोनों पक्षों के लोग राहुल गांधी से बात करने के लिए तैयार थे तो राहुल गांधी को यह कि सरकार को खड़ा होना चाहिए। ठीक है, आप राहुल गांधी जा रहे हैं, राहुल गांधी को जाने से रोका सरकार ने जी। यह जो तरीका अपनाया गया वह हिंसा को फैलने से रोकने के तरीके नहीं जी। बिल्कुल, हिंसा में लोगों को की पहचान करने और दंडित करने का भी तरीका नहीं। लोगों में अविश्वास बढ़ा है, लोगों में तनाव बढ़ा है और तत्काल हिंसा रोकी जानी चाहिए, अन्यथा उत्तर पूर्व के का अधिकांश राज्य से प्रभावित और ये बहुत दुखद स्थिति है जी। बिल्कुल, एनपीपी का जो समर्थन है वापस लिया जाना ही एक बहुत बड़ा जो उदाहरण है कि वहाँ पर हालात जो है लगातार बिगड़े और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। दिनेश सर,
फेंसिंग का जब आप जिक्र की आपने किया तो 30 किलोमीटर जो पिछली सूचना अब तक की आई है कि 30 किलोमीटर तक की जो फेंसिंग है वो पूरी कर ली गई है, तो क्या अब जो जिस तरीके से हिंसा भड़की है, क्या ये हम माने कि फेंसिंग की नेसेसिटी नहीं है? 31,000 करोड़ इसका इन्वेस्टमेंट, अगर हम बॉर्डर की बाड़बंदी की बात करते हैं, ये अमाउंट बहुत बड़ा है सर। क्या हमारी सुरक्षा बल जो है हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर पाने में असमर्थ है कि बाड़बंदी का सहारा लेना पड़ा? और अगर सहारा लेना पड़ा, इतनी भारी धनराशि जो है खर्च करने के लिए सरकार ने हामी भर दी, तो 30 किलोमीटर की फेंसिंग के बावजूद ये हिंसा क्यों नहीं रुक पा रही, अगर ये रूट कॉज है? और आप इसमें बांग्लादेश का जो बार बार जिक्र कर रहे हैं प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलू ने, इसे कैसे देख पा रहे हैं? जब से एंटरिम गवर्नमेंट वहां पे फॉर्म हुई है बांग्लादेश में, ये कहा जा रहा है कि जो भारत विरोधी तत्व है उनको एक तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, एनकरेजमेंट मिल रही है और सपोर्ट भी मिल रहा है। देखिए, पहला पॉइंट लूंगा मैं आपका बांग्लादेश। जब से यूनिस ने वहां पर कंट्रोल किया है तो आईएसआई का जो पाकिस्तान की एजेंसी है उसका फुल इन्वॉल्वमेंट है जमात के साथ। तो लाजिम सी बात है, भारत के अंदर कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस होगा वो उसका पूरा फायदा उठाएंगे, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे मणिपुर में। तो वो बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कुकीज और नागाज में से बांग्लादेश की तरफ भी जाने के कारण है। लेकिन यह हम लोग, ये जो मणिपुर है ना, एक गोल्डन ट्रायंगल पे बैठा हुआ, जहाँ पे सबसे बड़ा डायरेक्ट ट्रेड है, उसमें शामिल है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। लेकिन इनका बीच में एक ट्रेड रूट बन गया था हमारा मणिपुर का एरिया भी, नागाज जी, और ये ट्रेड रूट यहां से बांग्लादेश तक चला गया था। तो यही कारण है कि बांग्लादेश से भी अब इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। नहीं बात आपका दूसरा पॉइंट फेंसिंग, राइट? नहीं, सिर्फ ये टेररिज्म या मिलिटेंसी या उग्रवाद रोकने के लिए नहीं है ना। देखिए, ये गोल्डन ट्रायंगल के अंदर से हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हमारे नागाज की तरफ आए, हमारे कुकीज की तरफ आए, मणिपुर में आए, नागालैंड में कहीं भी आए। तो ये फेंसिंग खड़ी करने का मेन मकसद है कि जो एक गोल्डन ट्रायंगल है, इससे हम कैसे अपने ईस्टर्न स्टेट्स को बचाएं। और साथ ही साथ में जो हमारे खिलाफ चीन म्यांमार की जुंटा को हाथ में लेकर के और एक्शन करने की कोशिश करता है, उससे हम कैसे अपने आप को थोड़ी प्रोटेक्शन दे पाए, और ये जरूरी है। अब रही बात तीसरा पॉइंट कि अभी जो हो रहा है इसमें क्या होना चाहिए, सोल्यूशन क्या है, राइट? तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप नेटिव्स को खुश करने के लिए उनको ओबीसी से और उनको बोलते हैं आपको आदिवासी का स्टेटस दे देंगे। क्यों? क्योंकि नागा और कुकीज जमीन खरीद सकते हैं प्लेन एरिया में मणिपुर के जी, लेकिन मणिपुर के अंदर रहने वाले जो ये मेजोरिटी है 53%, ये वहां पे पहाड़ों में जमीन नहीं ले सकती थी। तो जहां पे भी किसी भी स्टेट में प्रॉब्लम होगी हिंदुस्तान में, आप पीछे मुड़ के देखिए, या तो रिजर्वेशन होगा या जमीन, इन दो चीजों के पीछे होगी हमेशा। पर क्या इसकी जरूरत है? भारत के जो अन्य पहाड़ी राज्य है वहां पर यही स्थिति है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक डिवाइड देखने को मिलता है। हर जगह है, हिमाचल में है जी, कश्मीर में है। आप कश्मीर में तो खैर खत्म हो गया अभी एप्लीकेशन के बाद में 370-35A का जी, लेकिन जितने भी हिल एरियाज है हमारे, गढ़वाल है उसमें भी है, सब जगह है। लेकिन ये इंस्टिगेशन करना पॉलिटिकल रीजन से, मैंने क्या बोला, बिल्कुल पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस तरीके के जो है वायदे या फिर लुभावनी बातें कही जाती है, जिसका इस तरह से एक जलता हुआ मणिपुर हमारे पास उदाहरण निकलकर सामने आया। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, और मेरे सवाल बाकी है जिसको समझने का क्रम अपने पैनलिस्ट, अपने मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और जलता मणिपुर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा कसूरवार कौन है और क्या ऐसे स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे, क्या ऐसे प्रयास किए जाने थे जो कि मणिपुर को जलने से बचाता, लेकिन ऐसा हो ना सका, ऐसा नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से हम आज इस विषय पर चर्चा करें और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इस हालात से आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, जहाँ तक मैं देख रही हूँ कुकी और मैतेई के बीच ये जो हिंसक झड़प है, हमने पहले भी देखा कि कितनी निशंसता के साथ
महिलाओं को एज ए टूल, वेपन टूल यहाँ पर मिलिटेंट, सो कॉल मिलिटेंट या फिर जो उस कम्युनिटी के जो है खुद को रखवाले कहते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं। हम बार बार देख रहे हैं, अब एक छोटा सा बच्चा 8 महीने का बच्चा, उसकी हेडलेस बॉडी मिलती है, बहुत ही रोंगटे खड़े कर देते हैं ऐसी खबरें जब हम बनाते भी हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि मिलिटेंट किस तरीके से जा सकते हैं, किस तरीके से जो है कम्युनिटी वॉर को अंजाम दे सकते हैं, इसे समझ पाने में असफल रही है केंद्र सरकार? शुरू से ही बहुत गलतियां हो गई और अब इस स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं कि शायद इस आदिवासी समुदाय को समझा ही नहीं जा रहा है, जिससे कि ना हमारे सुरक्षा बल कोई मदद कर पा रहे हैं, ना ही हमारी सरकारें कोई मदद कर पा रही है। ब्रह्मदीप पल्लू ने लेकिन जी जो भी युद्ध होता है उसका सबसे भयानक जो परिणाम होता है वो महिलाएं भुगती है। लेकिन ये भारतीय संस्कृति नहीं है और भारत में ऐसा कोई इतिहास भी नहीं रहा है जबकि इस प्रकार से चीजें सामने है। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां हमारी कहती है या जो सरकारी दावे हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि म्यांमार की ओर से कुकीज और नागा आकर यहाँ पर हिंसा फैला रहे, वापस भाग जाते हैं। अब बात यह है कि जो मणिपुर में रहने वाले जो जनजातीय नगा, उनके रिश्तेदार भी हैं बहुत सारे जो म्यांमार के अंदर रहते हैं। तो क्या हम पूरी तरीके से उनको जिम्मेदार मान लें? और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से जाति टकराव सामने आ रहा है और जाति टकराव के साथ साथ जाति नफरत सामने आ रही है, वो बहुत भयानक स्तर तक पहुंच गई है। और वो जब आप अपहरण कर लेते हैं, जानवरों को काट लेते हैं, महिलाओं मतलब उसके बावजूद, और महिलाओं को एक हम ऐसे दौर पर चल रहे हैं इस प्रकार जाति बाहर हो गया है कि यदि आप कोई जाति का कोई बड़ा अपराध करता है तो जाति के लोग इस बात से गुरेज नहीं करते कि उसने किया क्या, वो उससे परहेज करते। उनको ये मतलब होता है कि अब जाति के साथ खड़े हो जाए जी। बाकी देश की ये हालात प्रोफेसर ब्रह्मदीप पल्लू ने जो इन जातियों के जो समुदाय संगठन होते हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या उनके बीच भी इस तरह का संवाद नहीं स्थापित हो पा रहा है कि आप कृपया महिलाओं और बच्चों और खासकर जो कैंप में लोग रहे उनको निशाना ना बनाए, वहां पर टारगेट ना करें? तो क्या ये सीधे सीधे यही सवाल उठाता है कि ये तो मिलिटेंट कृत्य ही था, ये तो मिलिटेंट अटैक ही था और इसमें कहीं ना कहीं जो है चूक हो रही है सुरक्षा बलों की तरफ से? देखिए, अभी तक जहां पर भी अशांति होती तो गांधीवादी लोग, गैर सरकारी संगठन, जो सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग हैं और कॉमन पीपल जो होता है वो उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। शांति समितियां जो देश भर में बनाकर रखी है। अब बात ये का उपयोग हम मणिपुर में क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, मणिपुर में क्या कोई ऐसी समिति बनाने की कोशिश की जो सभी जातियों का प्रतिनिधित्व? मुझे लगता है कि अभी तक कोई ऐसा प्रतिनिधि मंडल तैयार नहीं किया गया जिसमें कि मैतेई समुदाय के भी जो कुछ नेता शामिल हो, कुछ कुकी समुदाय के भी नेता शामिल हो और कुछ जो है थर्ड फ्रंट हो जो कि मीडिएटर की भूमिका निभाए, निष्पक्ष जो है यहाँ पर एक संवाद स्थापित करने की कोशिश करे। सुनील शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए। सुनील सर, जो बात यहाँ पर प्रोफेसर ब्रह्मदीप पल्लू से मैं समझने की कोशिश कर रही थी, कहीं ना कहीं जो सिविल सोसाइटी है, जो इस समुदाय के संस्थाएं हैं जो इन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी तरफ से प्रयासों में कोई कमी देख रहे हैं आप या फिर वो कहीं ना कहीं साइडलाइन किए जा चुके हैं? जी, अपने सवाल को दोहरा दीजिए फिर से। मैं समझना चाह रही कि जो सिविल सोसाइटी की भूमिका है, चाहे वो कुकी समुदाय के हो या फिर मैतेई ग्रुप के हो, उनके जो लीडर्स है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, क्या उनके संगठन जो है साइडलाइन किए जा रहे हैं कि उनकी भूमिका इस समय नहीं दिखती कि आप महिलाओं को टारगेट ना कीजिए? कहीं ना कहीं जो उग्रवादी है कथित रूप से, जिन्होंने हथियार उठा लिया है अपने समुदाय के कथित रूप से रखवाला बनने के लिए, उन तक संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे? नहीं, अब देखिए जो वहां पे स्थिति समझ आ रही है कि कोई सिविल सोसाइटी अलग है और जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग अलग है। पूरा का पूरा समुदाय इसमें इन्वॉल्व है। ये मेरी अपनी समझ है कि ऐसा नहीं कि कोई ऐसा वर्ग है जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है या इन मांगों के साथ वो खड़ा नहीं है। जी,
पर महिलाओं को टारगेट करना, बच्चों को बच्चों की हत्या कर देना, ये चिंताजनक है, क्योंकि ट्राइबल्स में महिलाओं के प्रति एक अलग तरह का भाव रहा है। ये चिंताजनक है, ये नहीं होना चाहिए था। और यह जो इस तरह की एक दूसरे के प्रति इस तरह की हिंसा हो रही है, यह कहीं भी आदिवासी परंपरा के अनुकूल नहीं है। या और एक तरह का एक बिखराव की स्थिति है, ये नहीं होना चाहिए था। यह वही मैं कहता हूं कि यह असुरक्षा की हाइट है। ये किसी भी तरह से किस तरह का विश्वास नहीं बन पा रहा। हम किसी कीमत पर सामने वाले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और इसमें कई बार ये लगता है कि जब ये लेने लगता है कि हमारे विरोधी पक्ष को सरकार का भी समर्थन है, जैसे लोगों का भी समर्थन है, तो यह आक्रोश और बढ़ता जाता है। ये स्थिति नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक दिन की स्थिति नहीं है, ये नहीं कि अचानक से शुरू होगा। आप याद कीजिए कि शुरुआत में केवल लोग जुलूस निकाल रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, बिल्कुल कोई सुन नहीं रहा था उनको, फिर हमले होने शुरू हो गए। हमलों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया जी। ये धीरे धीरे स्थिति बन गई है कि अब एकदम लोग आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे के प्रति किसी तरह की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब ये आर पार की लड़ाई है, और जैसा कि दिनेश जी ने भी यहाँ पर रखा कि हम दोबारा से जो है जीरो वाली सिचुएशन पे पहुंच गए। दिनेश सर, अब इससे आगे आप क्या लगता है कि कंप्लीटली ये जो स्टेट है ये सुरक्षा बलों के हाथों में सौंप देना चाहिए? हालांकि 7 जिलों में तो पहले से ही अफस्पा लागू कर दिया गया है, इंटरनेट सस्पेंड हो चुका है, इससे ज्यादा क्या जो है ताकत सुरक्षा बलों को दी जानी चाहिए? आई थिंक इमीडिएटली आर्मी को लगा देना चाहिए। देखो, देखिए, नागाज ने भी, कुकीज ने भी पिछले कई बार लोगों ने प्रयास किए थे, बातचीत के उनको ऑफर किया था। उनका एक ही डिमांड आया हमेशा कि जब तक चीफ मिनिस्टर बिरेन रहेंगे हम वार्ता में शामिल नहीं। तो जब आपको दिखाई दे रहा है कि देश के अंदर आग भड़की हुई है, आपके खिलाफ लोग हैं, अरे जो हादसा अभी हुआ है, 2 मंत्री 6 विधायक के घर जला दिए, तो जनता क्या बोलना चाह रही है? जनता ये कहना चाह रही है कि हमें आप पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल, फिर इस सरकार का एन बीरेन सिंह के पद पर बने रहने का क्या औचित्य? आप देशभक्त तो रिजाइन क्यों नहीं कर सकते हो भाई? बिल्कुल, सबसे बड़ा देशभक्त कौन, यही सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि देशभक्त कौन है? मणिपुर को आग में जलता हुआ कौन छोड़ रहा है? कौन जो है वो गंभीर प्रयास नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मणिपुर का समुदाय जो है ये हिंसा पर आमदा है और लगातार हिंसक झड़पों में महिलाओं और छोटे बच्चों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी दिनेश सर आपका भी, सुनील सर आपका भी, और प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलू ने आपका भी, कि आप सबने समय निकाला स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। अब दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आपको मणिपुर के हालात पर कोई भी प्रतिक्रिया देनी है तो बेझिझक हमें आप लिखिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी, क्योंकि हम भी समझना चाहते हैं खुद आपके ज़रिए भी कि आपकी मणिपुर को लेकर क्या राय है। क्या आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक गंभीर प्रयास नहीं हुए, इस वजह से मणिपुर जल रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शायद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए, तभी ये प्रदेश जो जल रहा है इसे शांति की तरफ आगे बढ़ने में मदद मिल सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ।